हेलो दोस्तों, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का पूरा साइंस, यानी कि क्वेश्चन में बैंक में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं आज हम सब प्रश्न को बारी बारी से देखेंगे। आज 40 प्रश्न तो तक देखेंगे, बाकी सब पार्ट बाई पार्ट आते रहेगा। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर बोल रहे हैं आपका कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? तो देखिए, हीलियम हमेशा अक्रिय तत्व होता है। हीलियम हमेशा अक्रिय तत्व होता है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि जल में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो हमेशा जल में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात हमेशा आपका 2:1 होता है। 2:1 होता है। चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि तीसरा नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो देखिए, आपके आवर्त सारणी में हमेशा 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में हमेशा 7 आवर्त होते हैं। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन आपका क्या है? तो सिलिकॉन देखिए, हमेशा आपका सिलिकॉन जो है हमेशा आपका उपधातु होता है। सिलिकॉन क्या होता है? हमेशा आपका उपधातु होता है। सिलिकॉन हमेशा आपका उपधातु होता है। चलिए हम लोग अब पाँचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि OH क्रियाशील मूलक कौन है? इसमें से OH क्रियाशील मूलक कौन है? क्या OH क्रियाशील मूलक को हम लोग एल्कोहल कहते हैं? OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। चलिए 6वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि प्रकृति में बोल रहा है कि आपका प्रश्न बोल रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन हमेशा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। चलिए हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न जो है आपका बोल रहा है कि पौधों का श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो हमेशा आपकी पौधे में जो श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो होता है हमेशा 30 पॉइंट के जे मोल, 30 पॉइंट याद रखिएगा, 30 पॉइंट के जे मोल होता है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30 पॉइंट के जे मोल। चलिए हम लोग 7वां प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न बोल रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बढ़िया से एकदम VVI प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपको मानव हृदय में हमेशा आपका 4 कोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा। मानव हृदय में आपका 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए हम लोग 9वां नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपका है, बोल रहा है कि मानव हृदय का औसत परिकुंचन लगभग क्या होता है? तो मानव हृदय का औसत परिकुंचन हमेशा 120 mmHg होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन हमेशा पत्ता में होता है, याद रखिएगा। वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा। ध्यान से सभी प्रश्न को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न बोल रहे हैं आपका 11 नंबर, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों के रुधिर द्वारा अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो ये हमेशा नाइट्रोजन द्वारा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये काफ़ी भी यही है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन। चलिए 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि में होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि में होता है? हमेशा मुकुलन में होता है, हमेशा मुकुलन में होता है। ये सभी आप प्रश्न को कर लीजिएगा तो आप गारंटी देते हैं कि आपका क्वेश्चन बैंक जब उठाएगा तो आपका एक प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं इस बात का दावा रख सकता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि 13 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो देखिए, हमेशा
अपूर्णांक का मान बोलेगा तो साइन आई बटा में साइन आर होता है, साइन आई बटा में आर होता है। ये नहीं बोलिएगा कि साइन आर बटा में साइन आर, ये गलती हो जाएगा। हमेशा होता है साइन आई बटा में साइन आर होता है। चलिए हम लोग 14 प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है 14 प्रश्न नंबर बोल रहा है आपका कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में देखिए हमेशा हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने में हम लोग हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में हमेशा हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में हम लोग हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है। 15 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस प्रकार के रंग की किरणें का झुकाव सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। देखिए ये प्रश्न जब भी बोलेगा सबसे ज़्यादा किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो आपको बताना है कि सबसे अधिक झुकाव रंग का बैंगनी का होता है। किसका होता है? बैंगनी का होता है। 15 का डी। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है। तो हमेशा देखिए विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है, तो ये हमेशा ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव का करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एकदम देखिए ये सभी जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको बार बार बोल रहे हैं हम। चलिए 17 नंबर जो बोल रहा है प्रश्न कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें R बराबर V बटा I का उपयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको सिद्ध करना भी होता है हम लोगों को। चलिए 18 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बोल रहा है कि डायनोमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। प्रश्न आपका बोल रहा है कि डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए डायनोमो से बोलेगा, देखिए हमेशा प्रश्न जो है पहले पढ़िए क्या बोल रहा है। तो देखिए डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो जो दृश्य धारा और प्रतिवर्ती धारा है ये दोनों धाराएं हमें प्राप्त होती हैं। डायनेमो से हमें दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं, दृश्य धारा और प्रतिवर्ती धारा, ये दोनों धाराएं हमें प्राप्त होती है। चलिए हम लोग 19 प्रश्न के आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि डेंगू उत्पन्न, देखिए ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, डेंगू उत्पन्न होने वाले मच्छर किस जल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में रहता है, तो देखिए जो डेंगू होता है वो हमेशा साफ जल में होता है। डेंगू उत्पन्न होने वाले मच्छर किस जल में होते हैं, तो हमेशा साफ जल में होते हैं। चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित में कौन बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है। कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो देखिए जो लकड़ी है ये भी बायोगैस का ईंधन का स्रोत है, जो गोबर गैस है ये भी है, कोयला है ये भी है, लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा होती है ये नहीं होती है। तो इसका 20वां का उत्तर हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा, जो कि गैसीय ईंधन का स्रोत नहीं है। चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा देता है, और क्रिया होती है। बोल रहा है प्रश्न आपका कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया क्या होती है। तो देखिए यह क्रिया हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्रिया कहाँ होती है, तो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। पाइरूवेट का विखंडन क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, यह हमेशा याद रखिएगा। जब भी पाइरूवेट का विखंडन देगा तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मारना है, जो जल तथा ऊर्जा को देता है। ठीक है, हम लोग चलिए 22 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 22 नंबर आपका प्रश्न यह आपके स्क्रीन के सामने रहा। 22 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए जल को कर सकते हैं, कांच को कर सकते हैं, प्लास्टिक को कर सकते हैं, लेकिन भाई जो कांच है, जो लेंस है, उसमें मिट्टी के कहाँ से हम उपयोग करेंगे, तो 22 का डी हो जाएगा आपका प्रश्न। चलिए हम लोग अब 23 प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि
कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होता है, हमको ये बताना है। मतलब बोल रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है, जो जो नीला लाल लिटमस पत्र को नीला कर, इसका हो जाएगा आपका 10, जो लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। चलिए हम लोग अगला 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है प्रश्न कि आपका आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी वर्गों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 7 होती है या 18 होती है, सॉरी आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या हमेशा 18 होती है। चलिए हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 29वां नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि देखिए, -CHO का क्रियाशील मूलक को कहते हैं। -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा। आपको याद ना हो तो ऐसे याद कर लीजिएगा, इसका तो एल्डिहाइड होगा। CHO का क्रियाशील मूलक हमेशा एल्डिहाइड होता है, ये हमेशा आपको ध्यान पर रखना है। CHO का अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। चलिए हम लोग 29 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति का निरूपित नहीं करता है, जो शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए IR² होता है, IR² होता है, VI होता है, V² होता है, लेकिन जो आपका IR² होता है ये नहीं होता है। चलिए हम लोग 30 नंबर प्रश्न का आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 30 नंबर आपका प्रश्न जो है ये बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हमें हमें जनित्र का उपयुक्त करते हैं। कर रहे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। ये हमेशा प्रश्न को ध्यान रखिएगा। 30वां नंबर प्रश्न का होगा जनित्र। ठीक है, चलिए हम लोग 31 नंबर प्रश्न को आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 31 नंबर प्रश्न आपका है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। आपका लघुपथन में विद्युत धारा का मान क्या होता है, क्या कम हो जाता है, क्या स्थिर रहता है, क्या बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए हम लोग 32 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 32 नंबर प्रश्न आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा में ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव स्रोत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्या लकड़ी हो सकता है, क्या गोबर गैस हो सकता है, क्या नाभिकीय ऊर्जा हो सकता है, क्या कोयला हो सकता है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा आपका हमेशा आंसर, इसका आंसर होगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो आपको रखना है याद गोबर गैस, सॉरी नाभिकीय ऊर्जा। 32 का सी यानी बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है जो नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक है, चलिए हम लोग 33 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 33 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल विलय है। यह तत्व हो सकता है, यह बताइए आपका कौन सा तत्व हो सकता है। तो यह आपका तत्व होगा कैल्शियम, Ca। 33 नंबर का ए। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 इनमें से है। तो इसका हो जाएगा आपका बोल रहा है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 इनमें से कौन सा होगा। तो इनमें से आपका 7 सहसंयोजक बंधन यानी कि 34 का बी होगा प्रश्न। चलिए हम लोग 35 प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न आपका है बोल रहा है कि
ओजन अणु में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होती है। तो ओजन में परमाणु की संख्या आपका 3 होती है, याद रखिएगा हमेशा। ओजन में परमाणु संख्या 3 होती है। ओजन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है। 35 का सी। चलिए हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। पहला नंबर या पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से कि परिवहन से। तो बताइए 36 का आपका कौन सा प्रश्न हो सकता है? जो आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा होता है 36 में? कि आपका पोषण होगा कि श्वसन होगा कि उत्सर्जन होगा कि परिवहन होगा। तो इनमें से देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है। वृक्क क्या है? एक उत्सर्जन तंत्र है, याद रखिएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित होता है उत्सर्जन से। 36 के सी। चलिए हम लोग 37 नंबर प्रश्न के आगे देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या, 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्यकालीन स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका के मध्यकालीन स्थान को हमेशा सिनेप्स कहते हैं, यानी 37 के बी। चलिए हम लोग 38 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्राक कोश में होता है, ये मोस्ट VVI है प्रश्न। 38 नंबर बोल रहा है कि प्राक कोश में क्या होता है? तो आपके प्राक कोश में बाह्यदल होता है, क्या अंडाशय होता है, क्या अंडक होता है, क्या प्राकण होता है? तो आपको बताना है कि प्राक कोश में क्या होता है। तो प्राक कोश में आपका हमेशा प्राकण होता है, याद रखिएगा। 38 का डी, प्राक कोश में हमेशा प्राकण होता है। 39 नंबर प्रश्न को आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 39 नंबर प्रश्न है आपका कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? क्या चीन की विद्यार्थी से, कि चिंपैंजी से, कि मकड़ी से, कि जीवाणु से? कितने लोग बोलते हैं कि आपका चिंपैंजी होगा? कितने लोग बोलते हैं कि चिंपैंजी होगा? जी नहीं, ये हमेशा आपका चीन की विद्यार्थी होगा। 39 का ए, जब भी बोलेगा विकसित दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो आपको बोलना है चीन की विद्यार्थी से। चलिए हम लोग 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि लास्ट है। हम अगला भी वीडियो लाएंगे जो कि पार्ट 2 होगा, 40 से आगे होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम आपको 750 क्वेश्चन कराने वाले, जो कि मोस्ट VVI है। आपको क्वेश्चन बैंक में कहीं भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। और जब भी आप क्वेश्चन बैंक उठाएगा, आपसे एक प्रश्न भी छूट जाए तो हमें आप बताइएगा। बोल रहा है 40 नंबर प्रश्न कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, ईस्ट में या प्लाज्मोडियम में, प्लेज्मोडियम में? तो आपको बताना है कि 40 का क्या हो सकता है, अमीबा में या ईस्ट में या तो ये हमेशा आपका होगा ईस्ट में, याद रखिएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में, ये हमेशा प्रश्नों को याद रखिएगा। और मैं चलता हूँ, मुझे जानने की आज्ञा दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो बार बार लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए हमें कौन कौन सी वीडियो लाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।